गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो वो अरे केमिकल काइनेटिक्स में पिछले क्लास में हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन कर चुके थे। आज हम लोगों को मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बात करना है, यानी अभिक्रिया के कोटि के निर्धारण की विधियां पर। वो अरे हम लोग अगर एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जनरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा बुआरे हम लोग सेकेंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कर लिए हैं। तो आज का लेक्चर जो है हमारा अभिक्रिया के कोटि के निर्धारण की विधियां पर है, यानी मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बुआरे यहां पर हम ठीक है कुछ एक विधि पर बात करना है हम लोगों को। मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स पर हम लोगों को बुआरे डिस्कशन करना है। तो बुआरे इसमें हम लोग सबसे पहला एक नंबर मेथड जो है वो समाकलित वेग समीकरण विधि, यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। दूसरा विधि हम लोग ग्राफिकल मेथड पर डिस्कशन करेंगे। तीसरा ओस्टवाल्ड पृथक्करण विधि, यानी कि ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड पर डिस्कशन करेंगे। चौथा मेथड हमारा अर्ध आयुकाल विधि है, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड मेथड। ठीक है, पांचवा विधि पर भी अगर तुम बात है ना करना चाहते हो तो वो अरे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड है। इसके अलावा बुआरे इनिशियल रेट मेथड भी है, इनिशियल रेट मेथड यानी कि प्रारंभिक वेग विधि, इनिशियल रेट मेथड। तो बुआरे हम लोगों को एक एक करके सारे मेथड पर बात कर लेना है। तो बुआरे सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे समाकलित वेग समीकरण विधि पर, यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फिर हम लोगों को बात करना है ग्राफिकल मेथड पर, ग्राफीय विधि पर। फिर हम लोग बात करेंगे ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड पर। फिर हम लोग बात करेंगे अर्ध आयुकाल विधि, और ठीक है, और ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए बुआरे हम लोग सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके सारे मेथड बात करेंगे हम लोग। तो बुआरे हम लोग सबसे पहले समाकलित वेग समीकरण विधि पर बात करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। तो बाबू रे हमारा टॉपिक क्या है? अभिक्रिया के कोटि के निर्धारण की विधियां, यानी मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसमें हम लोग सबसे पहला मेथड डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है समाकलित वेग समीकरण विधि, यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। तो वो अरे आप लोग याद कीजिए कि अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बाबू रे कौन सा इक्वेशन किया था? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप लोग याद कीजिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बुआरे आप लोगों को याद होगा k इक्वल टू हम लोगों ने, ठीक है, एक्स बाई टी, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी। तो वो अरे ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ऑलरेडी इस पर हम लोग है ना एक लेक्चर हो चुका है इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो अरे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए, ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बुआरे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा इक्वेशन क्या निकाले थे हम लोग? k इक्वल टू 1 बाई टी, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। ठीक ना बुआरे? उसी तरह से हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकाले थे बुआरे एक्सप्रेशन? फॉर सेकेंड ऑर्डर पहले ले लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बाबू ने दो केस लिए थे। पहला केस था व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन आर सेम, और दूसरा था व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन आर डिफरेंट। तो वो अरे जब इनिशियल कंसंट्रेशन सेम था तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या निकाले थे? k इक्वल टू 1 बाई टी एक्स बाई ए माइनस एक्स। ठीक है ना बुआरे? इसके बाद थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी लिख ही देते हैं, वो भी हम लोग ले ही लिए थे फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। उस पर भी ऑलरेडी हम लोग एक्सप्रेशन कर चुके हैं। तो वो क्या था बाबू रे? k इक्वल टू 1 बाई 2t 1 बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बुआरे, ये तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन भी मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर के लिए बुआरे k इक्वल टू 1 बाई टी
x बाई ए माइनस एक्स, इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड मान लेते हैं। और फिर थर्ड ऑर्डर के लिए जो हम निकाले हैं कि इक्वल टू 1/2 t 1 बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। तो बुआ यहां तो देख ही लिए तुम लोग कि ये जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, समाकलित वेग समीकरण। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये सेकेंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर के लिए। अब इस मेथड में हम लोग जनरली करते क्या है, देखो गौर करो इस मेथड में क्या कह रहा है कि इन दिस मेथड concentration of reactant is placed in integrated rate equation at different intervals of time। यानी बुआरे इसमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को, ठीक है, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं किसमें, रेट इक्वेशन में, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में फॉर ईच ऑर्डर रिएक्शन। अब कह रहा है कि द इक्वेशन विच गिव्स most constant value of rate constant at each time instant is the order of reaction। एकदम सिंपल लैंग्वेज बेटा बाबू रे, एकदम सिंपल सब है ना, सिंपल भाषा है इसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम लोग ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं डिफरेंट टाइम के लिए, डिफरेंट इंटरवल टाइम के लिए। और ठीक है, जो वो इक्वेशन जो ज्यादा कांस्टेंट वैल्यू विच गिव्स द मोस्ट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट ईच टाइम इंस्टेंट, वो क्या होगा बुआरे, उस अभिक्रिया की कोटि होगी। एकदम सिंपल सा हिंदी में भी बुआरे इस बात को देख लो, एकदम सिंपल तरीके से लिखा गया है कि इस विधि में हम लोग करते क्या है कि अभिकारक की सांद्रता को विभिन्न कोटि के अभिक्रिया के लिए अलग अलग समय पर समाकलित वेग समीकरण में रखते हैं। क्या करते हैं, अभिकारक के सांद्रण को, ठीक है, इस समाकलित वेग समीकरण में अलग अलग समय के लिए रखते हैं। ठीक है, अब कहता है कि जो हर एक समय पर, वो समीकरण जो हर एक समय पर k का मान क्या देता है, नियत देता है, ठीक है, वही उस अभिक्रिया की कोटि होती है। क्लियर हुआ हमारे, एकदम सिंपल सा काम करना है इस मेथड पर। अगर हम इस समाकलित वेग समीकरण की बात करें, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करें, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बुआरे, ये जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिफरेंट टाइम के लिए पुट करते हैं वैल्यू को। उसके बाद वो इक्वेशन जो हर एक समय पर k के मान को, वेग नियतांक के मान को कांस्टेंट देता है, ठीक है, वो उस अभिक्रिया की क्या होती है, कोटि होती है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रह गया बुआरे। तो बुआरे यहां पर देखिए हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिख दिए हैं ताकि किसी भी मीडियम के बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो। आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स है ना रेडी कर लीजिए। तो दिमाग में रह गया। तो ये बुआरे तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए और थर्ड ऑर्डर के लिए। इस मेथड में हम लोगों को क्या करना है कि डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, क्या करना है, अलग अलग समय पर हम लोगों को क्या करना है कि इस समीकरण में, ठीक है, अभिकारक के सांद्रण को रख देना है, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को क्या करना है, रख देना है, और फिर वो समीकरण जो हर एक समय पर k का क्या देता है, नियत मान देता है, वही उस अभिक्रिया की कोटि होगी बाबूरे। तो इस तरह से समाकलित वेग समीकरण से, है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाला जा सकता है बुआरे। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो बुआरे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यानी कि समाकलित समीकरण, है ना, वेग समीकरण विधि पर बात कर चुके हैं कि समाकलित वेग समीकरण विधि से अभिक्रिया के कोटि का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए बुआरे हम लोग अब अगले मेथड के लिए बढ़ते हैं और हम लोगों का अगला मेथड है ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। तो बुआरे इस मेथड में, ठीक है, या इस मेथड का कहिए कि सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि यह विधि केवल वैसे अभिक्रिया के लिए उपयोगी है जिसमें केवल एक अभिकारक हो, यानी कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज रिएक्शन विच हैव ओनली वन रिएक्टेंट। इसको कुछ इस तरह से आप समझिए, ठीक है, फर्ज कीजिए कि बुआरे एक रिएक्टेंट A है और इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां बुआरे, ठीक है, रेट यानी कि दर समानुपाती क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू क्या होगा,
कंसंट्रेशन ऑफ ए, और उस पर पावर क्या आ जाएगा, एक्चुअल कोफिशिएंट। ये n जो है बुआरे एक्चुअल कोफिशिएंट है, नहीं कि n जो है a के रेस्पेक्ट में क्या है, उसका ऑर्डर है बुआरे। अब ये अगर प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं तो हमारा रेट इक्वल टू क्या हो जाता है कि a रेज टू द पावर n, और यहां पर n क्या है बुआरे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है, ठीक ना। इस विधि में सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है बुआरे, कि सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक ना। इस विधि में हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद ग्राफ के स्लोप से हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, ग्राफ के स्लोप से हम लोग निकाल लेंगे रेट का, है ना, अभिक्रिया के दर या वेग का मान निकालेंगे, रेट का मान निकालेंगे, ठीक है ना बुआरे। तो फिर से इसमें ध्यान देने वाली बात है, इस विधि को, है ना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए। इसमें एक्चुअली हम लोग क्या लिखेंगे कि इस विधि में सर्वप्रथम सांद्रण और समय के बीच ग्राफ खींचा जाता है, और ग्राफ खींचने के पश्चात ग्राफ के ढाल से हम लोग क्या करते हैं बुआरे, ग्राफ के ढाल से हम लोग क्या करते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया का दर निर्धारित कर लेते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए बाबूरे, इसमें तो हम लोग एक चीज तो इस विधि में क्लियर है कि अगर अभिक्रिया में केवल एक रिएक्टेंट हो, एक अभिकारक हो, तो इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहां पर भी हम देख लिए, अगर रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए रेज टू द पावर एन, और रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ए रेज टू द पावर एन, और यहां पर बुआरे एन क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सबसे पहले इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं बुआरे, अभी जस्ट हम लोग इस पर बात की कि सबसे पहले सांद्रण और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं, और ग्राफ खींचने के बाद फिर क्या करते हैं, ग्राफ की ढाल से, ठीक है, स्लोप से हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया दर, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर को हम लोग क्या कर लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। यही बात लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, एंड आफ्टर ड्रॉइंग ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट से हम लोग क्या करते हैं, स्लोप से हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं बुआरे, रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। इतना करने के बाद बुआरे हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा रेट निकल गया, अब क्या करेंगे हम लोग, रेट और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का अब ग्राफ होगा, ठीक है, और उस ग्राफ के बेसिस पर हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा, ठीक है, रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट है, ठीक है, या हमारा रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है या थर्ड ऑर्डर का है, ठीक है। तो बाबूरे चलिए हम लोग सबसे पहले कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण और दर के बीच क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले बुआरे आप इसको अपने नोट कॉपी में, ठीक है, लिख लेंगे। इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है, और देखिए हम यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख दे रहे हैं, ताकि हिंदी मीडियम वाले को बच्चे को भी परेशानी नहीं हो और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी परेशानी नहीं हो। काफी समय लग रहा है बोर्ड में लिखने में, ठीक है, तो इसको हम लोग, ठीक है बुआरे, तो चलिए पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुआरे अब हम लोगों को क्या करना है, सांद्रण और, ठीक है, दर के बीच, कंसंट्रेशन और रेट के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए पहले बोर्ड को बुआरे साफ कर लेते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक तो क्लियर है कि बुआरे इस मेथड का हम यूज तब करते हैं जब, ठीक है, अभिक्रिया में एक ही रिएक्टेंट हो। और यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बुआरे, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करके ग्राफ के स्लोप से हम लोग क्या करते हैं, रेट निकाल लेते हैं। और फिर अब हम क्या करेंगे, रेट और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए केस 1 ले रहे हैं बुआरे, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अभिक्रिया के लिए, ठीक ना। तो चलिए रेट और कंसंट्रेशन के बीच हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं।
ठीक है, यहां हम लोग सांद्रण ले लेते हैं यानी कि कंसंट्रेशन। ठीक है, और यहां पर हम ले लिए दर यानी कि रेट। अगर यहां पर बुआरे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए ग्राफ बाबूरे जो आएगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर हमारा कंसंट्रेशन, देखिए इस ग्राफ में है ना, ये ग्राफ क्या कह रहा है कि अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा रेट क्या हो रहा है, ये देखिए नहीं बढ़ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि रेट क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन, ठीक है, का रेट पर कोई असर नहीं हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है लेकिन रेट क्या रह रहा है, कांस्टेंट रेट से चल रहा है। तो वो अरे ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इंडिपेंडेंट होता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन से। तो वो अरे ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, और यहां पर आप लिख सकते हैं रेट यानी कि दर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, और इस पर पावर वो अरे जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शन साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट तो आएगा, तो रेट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं के, और ए रेज टू दी पावर जीरो है तो ये तो 1 हो ही जाएगा। तो बुआरे हमारा यहाँ रेट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो बुआरे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट इक्वेशन पर, ठीक है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करें बुआरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो चलिए यहां पर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी ग्राफ खींच लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए। ठीक है, बुआरे ग्राफ इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यहां पर हम कंसंट्रेशन लिए, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण, ठीक ना, और यहां पर लिए दर यानी कि रेट। तो बुआरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यानी आप एकदम यहां देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, पावर 1 है तो बाबूरे रेट इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन साइन हटा के और ये ए, के तो आप लोग जान ही रहे हो कि के क्या है बुआरे, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है ना, के क्या है, वेग नियतांक या दर नियतांक। तो बुआरे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन का स्क्वायर लेने के बाद ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। थर्ड ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पर, ठीक है, क्यूब लेंगे और ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। तो चलिए उसके लिए भी देख लेते हैं, बोर्ड में जितना जगह है उतना तो कर ही लेते हैं हम लोग। तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए यहां पर बुआरे करेंगे हम लोग क्या, सांद्रण का स्क्वायर ले लेंगे यानी कि कंसंट्रेशन पर क्यूब। ठीक है, एक ही मीडियम में, और यहां पर क्या लेंगे, दर यानी कि रेट, और ये ग्राफ खींचेंगे। ठीक ना, तो बुआरे यहां पर भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन से मिलेगा एकदम, फर्स्ट ऑर्डर के है ना, सेम है, लेकिन फर्क यही है कि यहां पर कंसंट्रेशन का स्क्वायर लेना पड़ा, सांद्रण का स्क्वायर लेना पड़ा। मतलब यहां पर क्या होगा बुआरे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, कंसंट्रेशन पर पावर क्या हो जाएगा बुआरे, 2, यानी कंसंट्रेशन स्क्वायर। अब प्रोपोर्शन साइन हटा करके कांस्टेंट के ले आए, तो बुआरे हमारा ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसी तरह से बुआरे थर्ड ऑर्डर के लिए भी ग्राफ सेम होगा, बस आपको करना क्या है, ठीक है, इस सांद्रण पर क्यूब कर देना है।
ठीक है, और ग्राफ बिल्कुल सेम होगा। तो चलिए बुआरे, ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड पर, और इस मेथड का सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि ये मेथड हम केवल उसी अभिक्रिया पर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें क्या हो, ठीक है, एक ही रिएक्टेंट हो, ठीक ना। इस मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या किए बुआरे, सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट किए, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद ग्राफ के स्लोप से बुआरे हम लोग, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट यानी कि तात्क्षणिक अभिक्रिया दर मेजर कर लिए, ज्ञात कर लिए, और फिर दर ज्ञात करने के बाद दर और सांद्रण के बीच ग्राफ खींचे बुआरे। जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ ऐसा है, कुछ सांद्रण और दर के बीच खींचने पर ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, यानी कि ये जो अगर हमारा सांद्रण अगर हम बढ़ाते भी हैं तो ऐसे कंडीशन में यहां क्या होता है बुआरे, अभिक्रिया का दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अभिक्रिया का दर नियत होता है। उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब दर और सांद्रण के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन से पास करता है, जो ओरिजिन से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलता है जो ओरिजिन से पास करता है, ठीक है बुआरे। उसी तरह से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए दर और सांद्रण के स्क्वायर के बीच ग्राफ खींचने से ग्राफ स्ट्रेट लाइन से पास, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह। उसी तरह से थर्ड ऑर्डर में भी सांद्रण का क्यूब ले लेंगे और दर के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा बुआरे। तो चलिए इस तरह से बुआरे हम लोग ग्राफीय विधि से, ग्राफिकल मेथड से बहुत इजी वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए बुआरे सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग अब ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड पर बात करेंगे, ओस्टवाल्ड पृथक्करण विधि पर बात करेंगे। ये ओस्टवाल्ड पृथक्करण विधि बुआरे, इससे पहले हम लोग दो मेथड पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। हमारा पहला मेथड था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, यानी कि समाकलित वेग समीकरण विधि, ठीक ना। और दूसरा मेथड ग्राफीय विधि था, ग्राफिकल मेथड था। बुआरे इस मेथड से पहले हम आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एक बात पर ध्यान देंगे। हम लोग पीछे सूडो ऑर्डर रिएक्शन में डिस्कशन कर चुके थे बुआरे। एक रिएक्शन याद कीजिए, फर्ज कीजिए ये आपका इथाइल एसीटेट है और ये वाटर है, इसके रिएक्शन से बुआरे एसिटिक एसिड बनता है और इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक ना। अब गौर से इस रिएक्शन को देखिए, यहां पर हम लोग रेट इक्वेशन क्या लिखते थे बुआरे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखते थे इथाइल एसीटेट, और वाटर पर हम लोग वाटर के कंसंट्रेशन पर जीरो कर देते थे। यानी कि बुआरे इस वाटर के कंसंट्रेशन पर जीरो पावर का मतलब हुआ कि ये वाटर अभिक्रिया के दर को निर्धारित नहीं करता है। गौर कीजिएगा, वाटर अभिक्रिया के दर को निर्धारित नहीं करता है। सूडो ऑर्डर रिएक्शन में बुआरे हमने इस पर डिस्कशन ऑलरेडी डिटेल से डिस्कशन कर रखा है। तो बुआरे यहां पर ये वाटर जो है अभिक्रिया दर को निर्धारित नहीं करता है। अब सवाल होता है क्यों, तो बुआरे वहां पर हम बताए हुए थे कि बुआरे ये वाटर यहां पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये वाटर क्या कर रहा है बुआरे, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, विलायक की तरह काम कर रहा है। ये अधिक के मात्रा में है, वाटर क्या है बुआरे, अधिक के मात्रा में है। इसलिए जो अभिकारक अधिक के मात्रा में रहेगा उसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, और वो अभिक्रिया दर को निर्धारित नहीं करेगा। हम इस बात को बाबूरे आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाइए। फर्ज कीजिए कि इस रिएक्शन में वाटर का 5000, ठीक है, मॉलिक्यूल है, 5000 मोल है मान लीजिए वाटर का। तो बुआरे इथाइल एसीटेट और वाटर से जब रिएक्शन करेगा तो इथाइल एसीटेट कितना मॉलिक्यूल लेगा वाटर का, एक मॉलिक्यूल। तो बुआरे इथाइल एसीटेट जब वाटर के एक मॉलिक्यूल का यूज किया तो बताइए उस 5000 मॉलिक्यूल में वाटर के कंसंट्रेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? 5000 में अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल घट भी जा रहा है, निकल भी जा रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी ले रहा है तो कोई फर्क पड़ेगा? तो बुआरे यहां पर वाटर के कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो बुआरे तो इस तरह से यहां पर वाटर पर अभिक्रिया का दर निर्भर नहीं करता है। यहां पर बुआरे इसलिए हम लोग वाटर पर पावर क्या कर दिए, 0। तो फाइनली यहां पर रेट, ठीक है, इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, के इथाइल एसीटेट।
तो बुआरे ये रिएक्शन दिखने में तो सेकेंड ऑर्डर का लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और ये हमारा सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन था। इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर रखा है बुआरे। तो बुआरे तो बोलेंगे सर यहां पर अभी आप इसको क्यों इस पर डिस्कस कर रहे हैं? बुआरे ये जरूरी था इतना जानना, क्योंकि ये मेथड में कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो बुआरे एक चीज तो क्लियर हो गया, यहां पर आप दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि वो अभिकारक जो अधिक मात्रा में रहेगा वो कभी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करेगा, लेकिन वो अभिकारक जो कम मात्रा में होगा, अल्प मात्रा में होगा, उस पर ही अभिक्रिया का दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। इतना बात तो क्लियर है। तो चलिए पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये अब गौर कीजिएगा, तो अब यहां पर इस मेथड को ध्यान से देखिए। बाबू रे सबसे पहला बात कि यह मेथड तो ओस्टवाल्ड के द्वारा दिया गया था 1902 में, तो खैर ठीक है, ये ठीक है। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओस्टवाल्ड इन 1902। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। और बुआरे यहां पर अगला लाइन को आप देखिए कि दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट एट ए ठीक है टाइम, एट ए टाइम। बाबूरे इस विधि में हम लोग एक समय पर एक ही अभिकारक के सापेक्ष एक ही रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये लाइन यही कह रहा है कि दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है विथ रेस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट एट ए टाइम। ठीक है, अगला लाइन देखिए बुआरे की कह रहा है कि दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट। बुआरे अभिकारक की जब ज्यादा संख्या हो तो हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। अब गौर करने वाली बात है बुआरे, आप यहां पर ध्यान से देखो कि ऑल द रिएक्टेंट्स एक्सेप्ट वन आर टेकन इन एक्सेस। ठीक है, यानी सारे रिएक्टेंट्स के कंपेयर में हम एक को क्या करेंगे, ठीक है, सॉरी ऑल द रिएक्टेंट एक्सेप्ट वन आर टेकन इन एक्सेस, यानी सारे रिएक्टेंट्स को हम अधिक कर देंगे, एक्सेस कर देंगे, उसके मात्रा को क्या लेंगे, अधिक की मात्रा में लेंगे, एक को छोड़कर। तो बोलेगा सर एक क्यों छोड़ेंगे? तो एक छोड़ने का वजह है उसी एक का तो जो कम मात्रा में रहेगा, जिसका कंसंट्रेशन कम रहेगा, ठीक है, उसी का तो हम लोग को ऑर्डर निकालना है। तो वो अरे यहां पर हम लोग करते क्या है कि ऑल द रिएक्टेंट्स एक्सेप्ट वन आर टेकन इन एक्सेस। ठीक है, सो दैट rate depends only on reactant in smaller amount। ठीक है, बुआरे एकदम सिंपल सा बात है कि रेट जो डिपेंड करेगा, ठीक है, वो है ना, वो उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। अब अगला लाइन देखिए, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू इच रिएक्टेंट इज डिटरमाइंड वन बाय वन, यानी एक एक करके इस मेथड को बार बार दोहरा करके हम लोग प्रत्येक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, बाय एडिंग दिस वी कैन फाइंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को। फिर से एक बार ध्यान से आप समझिए, फर्ज कीजिए कि आपके पास तीन रिएक्टेंट है ए, बी और सी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, तीन रिएक्टेंट्स ठीक है मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है। तो वो अरे हम लोगों को इस रिएक्शन के लिए अगर हमको ऑर्डर चाहिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले है ना, दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, एक्सेस कर देंगे, और तीसरा रिएक्टेंट जो कम मात्रा में होगा उस पर रेट डिपेंड करेगा। तो वो अरे उसका हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर निकाल लेंगे, यानी दो को एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो तीसरा का हमारा ऑर्डर निकल जाएगा। और इसी ठीक है एक्सपेरिमेंट को, इसी काम को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तीनों रिएक्टेंट के लिए अलग अलग दोहरा लेंगे, तो हमारा बुआरे तीनों रिएक्टेंट के लिए ऑर्डर निकल जाएगा। और उसके बाद तीनों के ऑर्डर को अगर हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा बाबूरे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। इसको आप इस तरह से समझिए, फर्ज कीजिए कि एक रिएक्शन है हमारे पास, ए, बी और ये सी बुआरे रिएक्टेंट है और इससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, फर्ज कीजिए ए का ए मोल है, बी का बी मोल है और ये सी का स्मॉल सी मोल है। कहीं पर कोई दिक्कत? इस तरह का रिएक्शन को हम लोग कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं बुआरे। तो हमारा ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के लिए हमको क्या करना है बुआरे, ऑर्डर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ए का ऑर्डर निकालना है
तो ए के मात्रा को कम रखेंगे और बी और सी के मात्रा को क्या करेंगे, अधिक कर देंगे। यानी जब बी एवं सी क्या हो, अधिक के मात्रा में अगर हम लेंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं जब बी एवं सी अधिक मात्रा में लिया जाता है तो बाबू रे जब बी और सी हम अधिक मात्रा में लेंगे तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट बुआ रे किस पर डिपेंड करेगा, केवल ए के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और ए के कंसंट्रेशन पर यहां पर बुआ रे हम एक्चुअल कोफिशिएंट लगा देंगे और फर्ज कीजिए एक्चुअल कोफिशिएंट क्या है, एक्स है। बात को समझिए फिर से, जब बी और सी का अधिक मात्रा में हम लेंगे तो हमारा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ए और इस पर पावर क्या हो जाएगा, एक्स। और यही बुआरे एक्स क्या है, ए के रेस्पेक्ट में क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, ए का ऑर्डर इस रिएक्शन में ए का ऑर्डर क्या हुआ बुआरे, एक्स। बात समझ में आया। ठीक है, तो बुआरे यहां पर इंग्लिश में भी लिख देते हैं, व्हेन बी एंड सी आर टेकन इन एक्सेस। जब बुआरे बी और सी को, ठीक है, हम पहला केस 1, जब बी और सी को अधिक मात्रा में लेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा बुआरे, रेट केवल डिपेंड करेगा ए के कंसंट्रेशन पर। तो ए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर एक्स। बाबूरे ये एक्स क्या है, ए के रेस्पेक्ट में, ए के सापेक्ष में, ठीक है, कोटि है ना, अभिक्रिया की कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब बुआरे हम ए का ऑर्डर तो निकाल लिए, अगर हम अब बी का ऑर्डर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस बार ए और सी को अधिक मात्रा में ले लेंगे। देखिए तो यहां लिखते हैं जब ए एवं सी अधिक मात्रा में हो, जब बुआरे ए और सी क्या हो, अधिक के मात्रा में हो, यानी कि व्हेन ए एंड सी आर टेकन इन एक्सेस। तो बुआरे जब ए और सी अधिक के मात्रा में ले लिए तो बी हमारा क्या हो गया, ए और सी तो कांस्टेंट हो गया। तो अब रेट केवल डिपेंड करेगा बी के कंसंट्रेशन पर और हम इस पर पावर वाई कर दिए। यानी कि ये है ना बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्या है, बी के रेस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर क्या निकला बुआरे, यहां पर वाई। ठीक ना, उसी तरह से अब हमको अगर सी का ऑर्डर निकालना है तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे बुआरे, ए और बी को कांस्टेंट कर देंगे। कांस्टेंट करने के लिए इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। तो चलिए केस थर्ड भी कर ही लेते हैं। केस थर्ड, अब क्या करेंगे, जब ए एवं, ठीक है, इस बार हमको ए का ऑर्डर निकल गया एक्स, बी का ऑर्डर निकल गया वाई और सी का ऑर्डर हमको निकालना है, तब क्या करेंगे बुआरे, ए और बी को अधिक कर देंगे। तो जब ए एवं बी अधिक की मात्रा में हो, यानी व्हेन बी एंड सी आर टेकन इन एक्सेस, तो बुआरे यहां पर क्या हो जाएगा, रेट बी और सी क्या हो, इसमें सॉरी ए और बी क्या, सॉरी यहां ए और बी है बुआरे, ए एंड बी, क्योंकि हमको सी का चाहिए ना। तो जब ए और बी क्या है, एक्सेस, ठीक है, क्वांटिटी में है, तो ऐसे कंडीशन में ए और बी पर तो रेट डिपेंड नहीं करेगा, जो कम मात्रा में है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर बुआरे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बी रेज टू द पावर जेड, यानी कि सॉरी सी रेज टू द पावर जेड। और यहां जेड क्या है बुआरे, हमारा, ठीक है, सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है। तो ये बुआरे हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। अभी आप गौर कीजिए, यहां तक हम लोगों ने अभी क्या किया, कुछ नहीं बुआरे, इस मेथड में बस 2-3 लाइन को आप ध्यान में रखिए। सबसे पहला बात कि जो अभिकारक अधिक के मात्रा में है वह अभिक्रिया दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि इस विधि में
ठीक है, जो अभिकारक कम मात्रा में है उस पर केवल अभिक्रिया दर निर्भर करेगा। तीसरी बात आपको यह याद रखना है कि इस विधि में एक टाइम पर एक ही रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो बुआरी क्या किया हम यहां पर, ठीक है, जब हमको ए का ऑर्डर निकालना था तो बी और सी एक्सेस कर दिए, तो वही लिखे बाबू रे, बी और सी अधिक मात्रा में जब लिया गया तो रेट केवल ए पर डिपेंड किया और ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स है। अब इसी को 3 बार हम दोहराएंगे क्योंकि ए के लिए तो निकल गया, अब बी का ऑर्डर निकालना है तो ए और सी को एक्सेस कर दिए, अधिक के कर दिए, तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर वाई निकल गया, और अब हमको सी का अगर ऑर्डर निकालना है तो ए और बी को अधिक के कर दिए, ठीक है, तो बाबू रे सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जेड निकल गया। तो बताइए ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, समग्र कोटि, ठीक है, अभिक्रिया की समग्र कोटि मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बुआरे, इक्वल टू हो जाएगा ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर x प्लस बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर y प्लस सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर z, यानी कि x प्लस y प्लस z बुआरे, ये हमारा क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, यानी कि अभिक्रिया की समग्र कोटि। देखिए हिंदी में भी कितना आसान शब्द में बुआरे लिखा गया है कि यह विधि ओस्टवाल्ड के द्वारा 1902 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। इस विधि में किसी समय एक अभिकारक के सापेक्ष ही अभिक्रिया के कोटि ज्ञात करने के लिए उपयोगी है, ठीक है, और इस विधि का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जब अभिकारकों की संख्या ज्यादा हो। इस विधि में क्या करते हैं, एक को छोड़ करके सभी अभिकारकों को अधिक मात्रा में कहने लिया जाता है ताकि कम दर वाले अभिकारकों पर अभिक्रिया दर निर्भर करे और हम उसका कोटि निकाल लें, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, हर एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं, रिपीट करके हम लोग अभिक्रिया के कोटि को निकाल लेते हैं। तो बुआरे इस तरह से ओस्टवाल्ड विधि से हम अभिक्रिया के कोटि का निर्धारण कर लेते हैं। तो बुआरे हम उम्मीद करते हैं कि अभिक्रिया के कोटि के लिए, ठीक है, डिटर्मिनेशन के लिए, अभिक्रिया के कोटि के निर्धारण के लिए ओस्टवाल्ड पृथक्करण विधि क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बुआरे हम लोग 3 विधि को यहां पर तो डिस्कस कर लिए। इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड डिस्कस कर लिए, समाकलित वेग समीकरण विधि। दूसरा हम लोग ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड पर डिस्कशन कर चुके। तीसरा हम लोग बाबू रे ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड डिस्कस कर लिए। अब हम लोग अगले लेक्चर में, यानी ठीक है, हम चूंकि ये लेक्चर में अगर हम अगला मेथड अगर यहां पर डिस्कस करते हैं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा बुआरे, तो इसलिए हम लोग अगला जो मेथड होगा हाफ लाइफ पीरियड मेथड या डिफरेंशियल, ठीक है, रेट ठीक है, तो बाबूरे जो भी मेथड हमारा बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले वीडियो में, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए बुआरे बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज़्यादा बेहतर काम करने का।